प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सुरों के माध्यम से कलाकार अपने हृदय की सारी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर पाता है, अपने सारे उद्गारों को सुरों के माध्यम से कह पाता है। लेकिन सुरों में ये तासीर तब आती है जब साधना से उन सुरों को जगा लिया जाए। सुर साधना की आज की श्रृंखला में हमारे सुर साधक हैं एक विख्यात बांसुरी वादक और साथ ही जाने माने संगीत समीक्षक श्री प्रकाश वढेरा। प्रकाश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन से हम सुनते ही रहते हैं और आज सब आपको बांसुरी वादक के रूप में जानते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि बांसुरी से आपके इस प्यार की शुरुआत कैसे हुई? आपका पारिवारिक माहौल कैसा था? कैसे इधर रुझान हुआ आपका? मंजरी जी, मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप और घर का फैमिली का जो खून है उसमें और जो गुण दोष होते हैं उनमें कलाओं का प्रेम भी वाह या आता है या नहीं आता। तो हमारी फैमिली में मुझे जहाँ तक बचपन का याद आता है, सारे बहन भाई जो थे उनमें ये स्वर का प्रेम, वाह, किसी सीखने वगैरह की बगैर ही ये एक कुदरती इस तरफ झुकाव जो था बहुत गहरा था। लोग गाना बजाना परिवार में हाँ, शौक था सबको। मेरी माता तो बहुत जल्दी गुजर गई थी, मैं 1 साल का भी नहीं था। अच्छा। पर मुझे बताया गया कि हमारी माँ हमारी बड़ी बहनों को इकट्ठा करके जी जी और कविता की, जैसे पूरन भगत, ध्रुव भगत, इस तरह की जो धार्मिक कविताएं थी जी जी, उनको वो कहती थी कि आप स्वर में मुझे सुनाओ। वाह, तो मुझे बताया गया कि वो सुनती जाती थी और अकस्मात उनके आंसू गिरते रहते थे, इतनी बहुत भावुक थी। जी। तो इसी तरह मैं जब बड़ा हुआ तो स्कूल में, लाहौर की बात मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पार्टीशन से पहले तो ये जो शौक था संगीत का, कान रस का बहुत ज़्यादा था जी। लेकिन उस वक़्त हमारे पंजाब में ये था कि बस हर समय पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। हाँ हाँ। और पढ़ाई में उन दिनों खेल कूद ये वो को जो उम्र थी उसमें कुदरती तौर पे इतने अच्छे नहीं होते थे, किसी तरह वक्त आने पे एग्ज़ाम में पास हो जाते थे। और बड़े भाई हमारे गार्डियन होते थे तो हर वक्त उनका जोर जो था पढ़ाई पे। तो फिर ये संगीत की तरफ मन कैसे भागा आपका? तो हम जहाँ रहते थे ना जी, हाँ। तो हमारी सिस्टर की लड़कियों को के लिए उन्होंने टीचर संगीत का रखा हुआ था। अच्छा। और दरवाज़ा बंद करके उनको सिखाते थे। पंजाब में लड़कों को सिखाने का कभी किसी ने सोचा ही नहीं था।
वाह। और लड़कियों को एक मैरिजेबल और क्वालिफिकेशन बनाने के लिए जी। उनको सिखाते थे। लेकिन हमारी निसेस बहन की लड़कियां गिफ्टेड भी बहुत थी, वाह। तो उनके लिए उन्होंने एक टीचर रखा था, दरवाजे बंद कर लेते थे और वो सीखते। तो हम सीढ़ियों में चोरी से उनको सुना वो करते। सुनते और तमाम वो बंदिशें जो थी रागों की वो सीखते थे। वाह वाह। हाँ। वो हमें याद होती थी और वही हारमोनियम को चोरी से बजा के हर एक गाना, ये आप समझिए कि वो उसमें हम निकाल लेते थे। तो हारमोनियम बजाना भी लाजिमी तौर पे मना था, आपसे उम्मीद की जाती थी कि आप पढ़ाई लिखाई करें। यही बात थी, लड़कों को इस संगीत कला की तरफ ध्यान देने में नहीं था वो वहाँ रिवाज। जी हाँ। तो ये प्यार चुपके चुपके शुरू हुआ। हाँ, फैमिली में सारे लोग वो धार्मिक गाने वगैरह गाते थे, तो हम हारमोनियम इतना अच्छा बजाते थे कि वो फिर उसमें बजाना हमने शुरू किया। वाह वाह। उनके साथ। और तमाम लोकेलिटी में अपने आप ही आपका शुरू हुआ। लोकेलिटी में ये मशहूर था कि ये जो सब लोग हैं बहुत अच्छा गाते हैं। वाह वाह। इस तरह शुरू हुआ। जी जी। तो बांसुरी का मैं आपको सबको बताना चाहूँगा। इसका मतलब शुरुआत आपने गाने से की, गुनगुनाना और हारमोनियम बजाना और गाना, तो फिर बांसुरी की तरफ आप कैसे आए? कहते हैं कि आवाज़ बड़ी अच्छी थी और वो खूब ऊंचा सुनते थे, पतली आवाज़ बचपन की। जी, टेन्योर वाली। हाँ, तो मुझे याद है कि मैं अर्ली टीन्स में हूँगा, 7th क्लास में था तब। तो मुझे टाइफाइड हो गया। अच्छा। एक बार फिर रिलैप्स हो गया। तो उन दिनों हमारे फादर कश्मीर में थे जी। तो हम समर वेकेशंस में वहाँ जाते थे। उस पर्टिकुलर साल में मेरे जो कि रिलैप्स होने की वजह से ज़रा सी देर हो गई, तो मेरे बड़े भाई मुझे बाकी फैमिली के बाद वहाँ ले गए। रास्ते में जी उन्होंने एक स्टेशन पे सस्पेक्ट करके कि ये बहुत वीक हैं, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले क्लियरेंस ले लिए फिर आगे जाइए। अच्छा। तो वहाँ डॉक्टर ने सारा देखा, कहने के लिए कि ये अब ठीक है बिल्कुल, लंग्स बहुत वीक है। अरे। तो उन्होंने कहा कि इनको कोई ब्लोइंग एक्सरसाइज रिकमेंड हम करते हैं, लेट हिम ब्लो ऑन ए पाइप। अच्छा। तो तब मेरे भाई ने वहीं पे एक इतनी सी बांसुरी खरीद दी मुझे। क्या बात है, वाह। इस तरह शुरू हुआ। और वो जो कुदरत की तरफ से स्वर की एक उन्स दी लटक होती है, उसकी वजह से बिना सीखे किसी के वो कोशिश करते करते 15-20 दिन में फिल्म के गाना और जो पॉपुलर सॉन्ग्स थे वो धीरे धीरे निकालने शुरू। जो उंगलियां हारमोनियम पे गाने निकाला करती थी और अब बांसुरी पे निकाला लगनी। हाँ, यही बात है जी। और थोड़ा और बड़े हुए जब जी, तो फिल्म्स के जो सचमुच अच्छे क्वालिटी सॉन्ग्स से उनका तो शास्त्रीय संगीत पे आधारित जो गीत हैं, शौक पैदा हुआ। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि उन दिनों श्री रामचंद्र का एक सॉन्ग था, पंछी बावरा चांद से प्रीत लगाए। केदार में। तो केदार में तो हमें राग का नाम या कुछ बात पता नहीं होती थी, लेकिन अजीब बात यह है कि जो गाना राग पे आधारित था, लगता था कि वो दिल में कुछ गहरा उतरता है। जी हाँ, जी। तो हम जानकार लोगों को से मुलाकात हुई तो उनको पूछा, जी ये गाना जो है पंछी बावरा ये किसी राग में है? अच्छा। तो वो कहते थे हाँ ये केदार है। तो हम घर जाने के उसकी याद एक लाइन लिख के और आगे लिख लेते थे ब्रैकेट में कि ये राग केदार है। इसका मतलब रागों से जो पहली आपके परिचय की, मुलाकात की, ये जो कहानी है ये फिल्मी गानों के जरिए शुरू हुई। उस वक्त बहुत मशहूर गाना था, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर। वो हमने पूछा तो ऐसे झट से लिख लिया कि ये राग। इसी तरह दरबारी में, मालकंस में पॉपुलर गाने थे, तो किसी को उसके स्वर समझाने की जरूरत नहीं थी, वो इतने पहले से ही। और फिर उसके जैसा अगर अगला गाना दिखा तो आपने फौरन अपनी तालिका से मिलाया कि ये इसी राग में होना चाहिए। तो और इस मुझे बड़ी हैरानगी है कि कैसे बिना सीखे जब मैं दिल्ली आया 48 में पार्टीशन के बाद, तो इसी क्रिया से मुझे तमाम प्रचलित राग 30-40 राग की जानकारी परिपूर्ण पता था। वाह वाह। और उस बांसुरी पे मैं वो अपने तौर पे वो बजा लेता था सारे। जी। तो आपको विधिवत तालीम बांसुरी की ऐसी कोई नहीं मिली?
वो कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। मैं जब दिल्ली आया हूँ बिना सीखे हुए, मैं समझता था अब सीखने की कोई चीज़ नहीं रही। जी। तो मैं यहाँ के एक बहुत प्रतिष्ठित महाविद्यालय में गया, गंधर्व महाविद्यालय। जी। और उनको कहा जी कि मुझे राग वगैरह तो सारे आते हैं, ज़रा ताल की समझ चाहता हूँ, इसलिए मुझे कर लीजिए जाकर। जी। तो वो कहने लगे कि बांसुरी तो हमारे यहाँ कोई सिखाते नहीं, हमें पता भी नहीं है, तो यहाँ कोई प्रबंध नहीं। तो फिर 1 महीने के बाद मैं वहाँ गया और मैंने कहा जी कि आपको मुझे एक्चुअली बांसुरी नहीं बजा के दिखानी पड़ेगी, आप जो गाने में बोलेंगे मैं वो तमाम निकाल लूँगा। यही आपने अभी तक किया ही था, गाने सुन सुन करके बजाया था। तो मतलब शास्त्रीय जो आपकी तालीम थी ये भी इसी क्रम में बढ़ी आगे। जी हाँ। फिर रेगुलर तो यहाँ दिल्ली आके इसी तरीके से हुई कि वो मौखिक जो भी गाते थे जी, वो हम और धीरे धीरे स्वर जान वाह लिया। वाह। तो इस तरीके से हुई। और फिर आपने गंधर्व महाविद्यालय में बाकायदा परीक्षाएं वगैरह भी दी? नहीं जी, वो असल में फर्स्ट 6 मंथ्स के बाद वहाँ मुझे इतना अच्छा आ गया कि उन्होंने मुझे क्लास दे दी कि आप सिखाइए। वाह, तब से क्या वहाँ बात वो है। बांसुरी की फैकल्टी जिसको कहें कि वो शुरू हुई। वाह। तो अब तो बहुत बजाने वाले हैं। तो उसके बाद आपका फिर संगीत से लगाव कैसे आगे बढ़ा? दिल्ली में इतने कलाकार थे जी। जी, और हम प्रोग्राम्स अटेंड करने शुरू किए। उन दिनों तो बहुत कम प्रोग्राम होते थे, 30 साल पहले समझिए। जी जी। लेकिन जो भी होते थे तो कान का जो रस का वाह शौक था जी। वो हर जगह ले जाता था। तमाम रात भर प्रोग्राम सुनने, क्या बात है। और चलना। पाकिस्तान से कलाकार आने, बड़े गुलाम अली खान, सलाम नज़ाकत, दूसरे। वाह वाह। तो बड़े शौक से, जैसे कोई किसी फेस्टिवल में जाता है इस तरह जाना और सुनना। तो आप ये समझिए कि सुनना जो है वो अपने आप आधा में सीखना है, अपने आप में बहुत बड़ी तालीम है जी। तो वो सारे इम्प्रेशंस लिए हुए। और बल्कि ऐसे जो कलाकार जो मौजूद नहीं थे, जैसे अब्दुल करीम खान साहब, वाह वाह, उनकी आवाज़ सुनी आत्मा में लिपटी हुई, टीस से भरी हुई। जी जी। तो पूरा दिल उस तरफ चला गया। क्या बात है। तो मुझे याद है कि उन दिनों हम अफोर्ड तो नहीं कर सकते थे कि ये उनके डिस्क्स लाए, रिकॉर्ड्स खरीदे, ग्रामोफोन भी नहीं था। लेकिन जब थोड़े से पैसे बचने तो उनकी एक डिस्क ला के रख देनी, अगली बार हुई तो कुछ और ला के रख देनी। तो मुझे याद है कि बहुत लेट जाके मैं ग्रामोफोन एक सस्ता सा ले पाया। वाह वाह। तो खूब आपने सुना, और हमें जो मैं जो समझ पा रही हूँ वो कि आप एक सहृदय या रसिक सबसे पहले हैं, और कलाकार उसके परिणाम स्वरूप। ठीक कह रही, बिल्कुल ठीक। आपके बजाने में भी जो भावुक लगाव है या जो भी है वो आपके मन का ही सबसे पहले वो है। तो आप एक तरह से कहिए तो विद्यालय में ही सीखे हैं। आप घराने के बारे में क्या सोचते हैं? उस वक्त जैसे कोई भी शुरू करता है जी संगीत सीखना और सुनना और पसंद करना, उस वक्त घरानों का पता नहीं होता है। उस वक्त ऐसे ही धारणा होती है कि जहाँ से भी सुंदरता आती है, जी हाँ, आती जाए। तो इसमें कोई खतरा नहीं है प्रकाश जी कि जहाँ से भी सुंदरता मिली वहाँ से ले ली? तो आपकी अपनी पहचान या अपनी अस्मिता? एक बड़ा दिलचस्प सवाल है जी। शुरू में मेरी बहुत साल तक ये धारणा रही कि ये रूढ़िवादी लोग क्यों कहते हैं कि मैं इस घराने का हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं हो। दूसरा कहता है मैं उस घराने का हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं हो। लेकिन अजीब बात है जी कि अब पकने के बाद एप्रिसिएशन जो पकी है, इतना सुना है 30-40 साल, उसके बाद मेरी भी धारणा वही हो गई है कि जो संगीत किसी वक्त कोई सुन रहे हो तो वो एक ही रस का, एक ही स्ट्रेन का हो। वाह वाह, जिसे कहते हैं कि एक स्थायी भाव होना चाहिए, ये ना कि एक टुकड़ा किसी का आ गया। यानी बिल्कुल हमारा सवाल यही था कि अगर आप खूबसूरती ही सब जगह से समेटने में लगे हुए हैं तो ये भी हो सकता है कि कहीं एक घराने की खूबसूरती लगी, दूसरे घराने की दूसरी खूबसूरती लगी, तो फिर आपकी एक अपनी जो पहचान है, अपनी एक वो कैसे कायम होगी? मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि जैसे हम कोई अपनी हिंदी या इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, जी हाँ, जी हाँ,
और उसमें कोई टुकड़ा हम किसी राइटर का, रस्किन का चुरा के लिख देते हैं, कोई बेकन का लिख देते हैं, जी हाँ। कोई गोल्ड स्मिथ का लिख देते हैं। तो उसमें जो जानकार पढ़ने वाला है उस पे क्या इम्प्रेशन पड़ेगा कि अपनापन तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सारा चोरी का है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा यही कहना था कि ये जो अपनापन होता है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इतने सालों के बाद मैं समझता हूँ कि यही असल चीज़ है। उसमें मिलावट की जहाँ हमारे कान इस कदर अब ट्रेंड अच्छे हो जाते हैं कि किसी गाने वाले का या बजाने वाले का झट से कहते हैं कि ये फिक्रा इनका अपना नहीं लगता, वाह वाह, इसकी खुशबू दूसरे घराने की बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको वैसे कौन से घराने का गाना बजाना अच्छा लगता है? असल में मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं जी, जिसमें सुर का जादू आ जाए, वाह वाह, और भाव से ओत प्रोत हो, क्या बात, वो अच्छा ही लगता है जी। साइंटिफिकली जो लॉजिकली बड़ा सिस्टमेटिक और सिमटा हुआ है वो मुझे किराना लगता है। अच्छा, किराना घराने का उनका विस्तार। आप अगर आपको बजाने के लिए कुछ कहा जाए तो अभी आपका क्या मन कर रहा है बजाने का? हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता आपको कुछ सुनते भी चलें। ऐसी बात है जी, हाँ, कि राग अगर बजाना चाहें जी तो वो एक अपना मिनिमम समय मांगता है। जी हाँ, तो चूंकि इस तरह के हमारे हाँ, इस संयोजन नहीं, में हमें अभी जो आप जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो आप बांसुरी बजा रहे थे और उसके अंदर हमने देखा कि देखने में तो कुल 6 पर्दे हैं और इसकी परिधि पूरे 2.5 सप्तक, और आपने बहुत सारा गमक और मींड का भी काम किया। तो वो किस तरह से होता है, अगर आप बजा करके बताएं? ठीक आप कह रही हैं जी, हाँ, कि ये 6 सुराख हैं जी, तो इसमें 7 स्वर जो है सप्तक आपने सुन रखा है, जी हाँ, वो तो निकलते ही हैं। हाँ, और उन फुल नोट से तो पूरा स्वर निकला। जी, जैसे मैं एक हाँ, हम उदाहरण यही दूं। चाहते हैं कि आप बजा के दिखाएं थोड़ा। जी, ये तो सप्तक हो गया सीधा। और फिर हाफ नोट आधा सुराख छोड़ के और आधा बंद करके कोमल स्वर, ये कोमल स्वर जी। और निकलाते हैं 5। अच्छा, इस तरह 12 स्वर बन गए। हाँ हाँ हाँ, और उसी खोलने को कम ज्यादा करने से श्रुति का हिसाब है, हाँ, जैसे किस राग में किस तरह का जी हाँ। गांधार है। कितना शेड है, कितना टोन वाह, है, वो उस तरीके से बनता है। वाह, मैं वाह। थोड़ा 1-2 सुर का बताता हाँ, हूँ जरूर आपको। जरूर। अब इसके बीच का सुर वाह वाह, हाँ हाँ हाँ, वाह। इस तरह। ये जो आप उतरे, इसका क्या होता है? जो कंटिन्यूटी उसकी बनी रही, देखने में तो सुर अलग अलग हैं पर गांधार जिस तरह से शुद्ध से कोमल होते हुए ऋषभ तक आया। बड़ी मज़ेदार बात है जी, 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 कि जैसे हमारा सांस या प्राण जी, किसी डायलॉग को कहते वक्त जो जितनी भाव की उसमें गुंजाइश गहराई होती है। हो, वाह, उसके मुताबिक सांस भी बनता है और आवाज़ भी बनती है। वाह वाह, उतार चढ़ाव। जी, मेरा ख्याल है उसी तरह ही बांसुरी में भी वाह वाह, अंदर से महसूस करते हुए सांस भी और उसकी आवाज़ दोनों इकट्ठी क्रिया को करते हुए उतरता है, और वैसे सांस या टोन वाह वाह। की चौड़ाई या कम। अभी आपने जो जरा सा बजाया उसमें कुछ शिवरंजनी की खुशबू आई, एक छोटा सा शिवरंजनी का कुछ हो जाए। वाह, वाह,
प्रकाश जी, सुरों में तासीर लाने के लिए बांसुरी कितने रियाज की मांग करती है? अर्ज ये है जी कि रियाज से तो फुर्ती आती है, वाह। और तासीर जो है वो मेरा ख्याल है कि अपनी आत्मा से ही उपजती है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। पर तकनीकी ज्ञान भी ज़रूरी है, तो आपको क्या लगता है जिस तरह से आपने अपने आप सीखा, बिना किसी गुरु के सीखा जा सकता है या गुरु का होना ज़रूरी है? ये ऐसा ही है कि जैसे एक अनजाने शहर में आप निकल पड़ते हैं तो रास्ता बिना पूछे अंदाजे से चलते जाते हैं कि वहाँ एक गोल सी बिल्डिंग थी, फिर उसके पास था। तो बिना किसी पूछे के तो आपको हो सकता है 1 घंटे के बजाय 7-8 घंटे लगे वो तलाश करने में जी। और गुरु मिल जाने से वो रास्ता छोटा हो जाता है। वाह वाह, क्या वो बात। जगह जगह पे भटकने से बता देते हैं, गलत कदम जाने पे। आपने शिष्य भी तैयार किए हैं। आप एक तो आपकी नाम राशि ही हैं प्रकाश जी, जी, और आपको गुरु के रूप में अपना रोल कैसा लगता है? हमने इस बात से हमेशा शर्म की जी। कि वो स्पष्ट तौर पे हमें गुरु कहें या पाँव को हाथ लगाएं। क्यों? हमेशा हमने वो अच्छा नहीं लगता। एक तो उतनी ज़्यादा ऊंचाई नहीं जो माना हुआ गुरु जैसे हम समझते हैं गुरु, उस तरह की ऊंचाई नहीं हमारी कि वो अपनी जैसी उम्र वाले पाँव को हाथ लगाएं या उस तरह कहें, लेकिन वो मानते नहीं हैं। नहीं, एक आजकल का तरीका हो गया दिखावे का भी। लेकिन और हमने ना कभी कोई पैसा लेने की उनसे करी है, हमेशा वो कि ये इन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बजाएं सीखें। वाह वाह वाह। जी, राग की तालीम अच्छी हो। तो राग की तालीम देते समय आप थोड़ी सी किसी तरह से आप अगर बताना चाहें, हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता आपको सुनते भी चलें साथ साथ, तो आप किसी भी तरह से अगर बताएं, जैसे आप जो तालीम देते हैं उसकी नज़र से या कैसे? जैसे राग का बताते हैं हाँ, कि ये नहीं कि राग में किसी भी स्वर पे ठहर जाएं हम जी, ऐसा तो है ही नहीं। हमारे राग की जो मर्यादा है जी, उसी हिसाब से कि सबसे ज़्यादा प्रबल सुर कौन सा है उसको ज़्यादा दिखाया जाए, जी, फिर उससे कम कौन सा है। हाँ, कई स्वरों की मनाही है कि इन पे आप आके नहीं रुकिए। तो इस तरह के और कुछ स्पेशलाइज्ड फ्रेजेस हैं जी, जिनको बार बार दर्शाने की शास्त्र कहता है। जी, सिर्फ ये नहीं कि उनको फॉर इट्स ओन सेक किया जाए, जी, बल्कि उनकी उस राग की सुंदरता और एटमॉस्फेयर उन टुकड़ों के दोहराने में ही क्या बात, स्थापित है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। इस समय आपको कौन सा राग ध्यान आ रहा है? हम जैसे एजुकेटेड लोग कोड का बताया हुआ बात इतनी नहीं माने जब तक वो हमें लॉजिकली अपील ना करे। मैं थोड़े समय की वजह से जी, एक हल्के सेमी क्लासिकल आपको भैरवी मिक्स्ड चीज़ बजाता हूँ। सर।
आपसे आपका कलाकार रूप और आपका गुरु रूप, इन पर तो हम बात कर चुके। असली चीज़ अब उस मुद्दे पे आते हैं जो ज़रा नाजुक है। आपने कभी कोई एक अच्छे समीक्षक होने के नाते आपने अपने संगीत पक्ष में कोई अंतर पाया? मैं आपका प्रश्न और अच्छी तरह समझना चाहूँगा। क्या आप का कलाकार और समीक्षक हाँ जी। दोनों रूप एक साथ निभाना दो नावों में एक साथ पैर रख के चलने जैसा है। हाँ ठीक, मैं आप समझा जी। मैं ये समझता हूँ को जो एक कहावत है कि जोहरी की गति जोहरी जाने, सोना ठीक जानने के लिए उसमें आपको डील करना और सारी इन्स एंड आउट्स जो हैं वो अच्छी तरह पता रहने से ही वो बात बनती है। मैं समझता हूँ कि समीक्षक केवल वही हो सकता है जो स्वर के और कल्पना से सारी मंजिलें तय कर चुका हो। क्या बात है। वो ठीक समीक्षक हो, जिसने खुद जाना हो इस रास्ते की कठिनाइयाँ, वो ज़्यादा सहृदयता से और सोच बड़ा भी सकता है। घनिष्ठ संबंध है दोनों में, ये मेरी धारणा है। तो आप एक तरह से अपने कलाकार होने को अपने समीक्षक होने का परिपूरक समझते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके प्रकाश जी, और हमारे सुनने वालों को आपने इतना सुनाया। अगर मधुरेण समापेत चलते चलाते आप कुछ थोड़ी सी भैरवी और गुनगुना दें। वाह।